नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच की नोकझोंक लगातार सुर्खियों में है। वजह स्पष्ट है, ममता कांग्रेस को इग्नोर कर रही हैं, पार्टी के नेताओं को तोड़ रही हैं, ऐसा कांग्रेस का दावा है, और दिल्ली के सिंहासन पर भी अलग से दावा ठोक रही है। ये रिपोर्ट अवसरवादिता, राजनीतिक अवसरवादिता और सच की इस लड़ाई में अंतर होता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। याद करिए, आतों और असूलों की लड़ाई में अंतर होता है मित्रों। 4-4 बार आप एनडीए में जाओ, 3-3 बार, और 2-2, 3-3 बार आप कांग्रेस के साथ आओ और फिर हमें असूलों का पाठ पढ़ाओ, ये अनुचित है। इसके बारे में उन्हें भी आत्म मंथन करने की जरूरत है। सम्मान करता हूं। क्या ममता जी भी वही नहीं कर रही जो मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी भी विधायक खरीदते हैं, ममता जी भी विधायक खरीदती हैं। मोदी जी भी पार्टियां तोड़ते हैं, ममता जी भी पार्टियां तोड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका प्रेरणा स्रोत, जो एक समय में इंदिरा जी, राजीव जी थे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी, तो कहीं ना कहीं वो फांसीवादी सोच जिससे वो लड़ने की बात करती हैं, वो फांसीवादी सोच ही उनकी प्रेरणा तो नहीं बन गया। जुबान खुली और बरसने लगी गुस्से की आग। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का मंसूबा बांधे कोलकाता से दिल्ली और मुंबई में मुलाकातों के सिलसिले में मशगूल ममता बनर्जी पर सारे के सारे कांग्रेसी आग बबूला हो उठे। कांग्रेसियों ने बीजेपी के साथ मिलकर ममता पर कांग्रेस को तोड़ने का इल्जाम लगाया। सवालों की शक्ल में फांसीवादी का तमगा थमाया। मोदी सरकार का मददगार भी ठहरा दिया। व्यक्तिगत विरोध नहीं। राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ते हैं वो विचारधारा की लड़ाई है, वो व्यक्तियों से लड़ाई नहीं है। ममता जी को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो मोदी जी की विचारधारा के साथ खड़ी हैं या उस विचारधारा के साथ जो देश की विचारधारा है, समरसता की, भाईचारे की, प्रेम की, सहयोग की, विविधता में एकता की। और कांग्रेस ने हमेशा खुले मन से, कई बार वो एनडीए में गई, कई बार कांग्रेस में आई, फिर चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई, फिर आ गई, उसके बावजूद भी हमने बड़े खुले मन से उनका स्वागत किया। बंगाल में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद लाल किले का सपना बुन रही ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के पुराने कमांडर्स को टीएमसी की पहरेदारी दे रही हैं। कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर कमजोर होने का माहौल बना रही है, लेकिन कांग्रेसियों ने उनके इल्जाम को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, इस दावे के साथ कि विचारधारा की जंग में बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही मात दे सकती है और पार्टी के तमाम नेता बिना किसी डर के लड़ रहे हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस प्रजातंत्र है, कांग्रेस सच्चाई है, कांग्रेस समरसता है, कांग्रेस भाईचारा है, कांग्रेस विविधता में एकता है। ये हम हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई अकेले नरेंद्र मोदी जी व्यक्ति से नहीं, हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस की विचारधारा और सोच से है। और वो लड़ाई संकल्पबद्ध तरीके से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस का हर नेता, खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब और करोड़ों करोड़ों कांग्रेस जन बगैर किसी डर के, बगैर भय के, बगैर झुके, बगैर दबे लगातार बीजेपी आरएसएस से वो लड़ाई लड़ते आए हैं। और वो लड़ाई इस देश की विचारधारा की लड़ाई है। बुधवार को ममता बनर्जी ने मुंबई में मराठा क्षत्रप शरद पवार से मुलाकात की थी और मीडिया के सामने यूपीए के वजूद पर ही सवाल उठा दिए थे। ममता ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसा था, लेकिन पार्टी नेताओं ने जैसे को तैसा के अंदाज में ममता को जवाब दे दिया। जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शारद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शारद जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं शारद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं। देखो शारद जी क्या बोला, एक अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है क्या? पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं
उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। ऐसा कहना कि राहुल गांधी जी फील्ड में नहीं है, वहां नहीं है, ये देखो व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी। हम सब मिलके बीजेपी का मुकाबला करना है। ये नहीं कि हम अपोजिशन पार्टी एक दूसरे में लड़ना और हम डिवाइड होना और उसका फायदा बीजेपी को होना। ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती हैं कि उनकी पार्टी का सियासी दायरा फिलहाल बंगाल तक ही सीमित है, जबकि सबसे बुरे दौर में भी कांग्रेस कई राज्यों में सरकार चला रही है। ऐसे में देश आम जनमानस बीजेपी के सहज विकल्प के तौर पर कांग्रेस को ही देखेगी और ऐसे में उनका पीएम बनने का सपना साकार नहीं होगा। यही वजह है कि वो सत्ताधारियों की तरह कांग्रेस मुक्त विपक्ष का राग अलापने लगी हैं और ग्रैंड ओल्ड पार्टी को ममता की ये पैंतरेबाजी बर्दाश्त नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगली खबर का रुख करते हैं। मिशन 2022 के तहत पहली बार पश्चिमी यूपी के रण में उतरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। साथ ही अखिलेश यादव की पिछली सरकार पर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पिछली सरकारों के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों की याद दिलाई। सहारनपुर में किसने नहीं देखा है कि कैसे यहां पर सिक्कों की दुकान और प्रतिष्ठानों पर आग लगा करके दंगे की आग में सहारनपुर को झोंकने का कार्य हुआ था। हमारी आस्था पर भी प्रहार होता था। सावन के महीनों में कहा जाता था कि कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। कौन नहीं जानता कि मुजफ्फरनगर दंगे के मुख्य आरोपी को उस समय की सरकार के द्वारा लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास में सम्मानित करके बड़ी बेशर्मी के साथ प्रदेश के दंगाइयों के हौसलों को और भी दुस्साहसिक तरीके से बढ़ाने का कार्य किया गया था। मुख्यमंत्री थे, ताने लगाते थे, मैं प्रभारी था, ताना लगाया था वही मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर के निर्माण का काम किया। उत्तर प्रदेश में अभी मैं अखिलेश जी का भाषण सुन रहा था, टीवी पर चल रहा था कि अपराध बढ़ गया है। अखिलेश जी कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है। 70%। जरा घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी। कांवड़ यात्रा, होली और दिवाली, सत्ताधारी पार्टी ही बन गई सवाली। सांप्रदायिक दंगों को लेकर विपक्ष को कोसा, वोट की खातिर राम मंदिर का भरोसा। यूपी के सहारनपुर में मां शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे बीजेपी के दिग्गजों ने सूबे की तमाम पिछली सरकारों को नाकाम ठहराया। विकास के पहिए को पंचर करने का इल्जाम लगाया, माफियाओं की पनाहगाह भी बताया। अपने हस्तकला, औद्योगिक गतिविधियों और कृषि के लिए जाना जाने वाला यह जनपद दशकों से मांग करता रहा था कि उनके पास अपना एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। में जो प्रदेश देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता था, वह प्रदेश पिछड़ते पिछड़ते बीमारू राज्य के रूप में गिना जाने लग गया। यहाँ पर पहले विकास के नाम पर बंदर बांट होता था। एक परिवार के विकास को ही प्रदेश के विकास का मानक मान लिया जाता था, जहां पर 10 वर्षों तक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 4.5 वर्ष के दौरान 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में किया गया। देश के ऐसे बहुत सारे मसले जो 70 साल से
जिसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल के अंदर पूरा कर दिया। दूसरी तरफ यूपी के मुरादाबाद में आज प्रतिज्ञा रैली के मंच से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने धर्म की राजनीति को विकास के खिलाफ बताया। बीजेपी और आरएसएस पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। यूपी के साथ केंद्र की सरकार पर भी निशाना साधा। हमारे प्रदेश में जाति और धर्म पर आधारित राजनीति कम होती है और विकास पर आधारित राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है, जब तक पब्लिक जवाबदेही नहीं मांगेगी अपनी नेताओं से, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे प्रदेश में जाति और धर्म पर आधारित राजनीति कम होती है और विकास पर आधारित राजनीति होती है। रैली मुरादाबाद में थी, मकसद यूपी का चुनाव था, लेकिन प्रियंका गांधी के निशान पर आई बीजेपी की विचारधारा, जिसके दम पर वो यूपी समेत कई सूबों की सत्ता पर काबिज है। 7.5 सालों से हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही हैं। प्रियंका को पता है कि देश के किसान सत्ता से नाराज हैं। लोहा गर्म दिखा और प्रियंका ने हाथ का हथौड़ा जड़ दिया। किसानों ने त्याग दिया, 700 से अधिक किसान शहीद हुए। उन 700 शहीदों के लिए प्रधानमंत्री जी 2 मिनट के लिए भी संसद में मौन नहीं रहे। प्रियंका ने किसानों के हक में कांग्रेस की लड़ाई का हवाला दिया, तो साथ ही जनता से आह्वान किया कि वो जरूरी मुद्दों पर राजनीति का केंद्र बनाएं, नेताओं को सच का आईना दिखाएं। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर लड़ना चाहती है। हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं। क्या प्रतिज्ञा ली है? कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सरकार 2500 रुपए क्विंटल धान खरीद रही है। तो ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। अगर हम कह रहे हैं, हम करके भी दिखाएंगे। देखिए, किसानों ने जो आंदोलन किया, इससे एक बहुत बड़ी बात आगे आई है कि जब आप मन बना लेते हैं, जब आप अटल रहते हैं, आप अडिग बन जाते हैं, तो सरकार को झुकना पड़ता है। प्रियंका गांधी के लिए मुरादाबाद पश्चिमी यूपी का एक जिला भर नहीं है, एक चुनावी अखाड़ा भर नहीं है, बल्कि उनका ससुराल भी है। कांग्रेस महासचिव ने इस रिश्ते का भी हवाला दिया और सूबे की सरकार को इसे पीछे ले जाने का कसूरवार भी ठहराया। मैं आप सबको भी यहाँ इस सभा में आप सबकी भी स्वागत करना चाहती हूँ। राजीव गांधी जी, मेरे पिताजी ने कारोबारियों के लोन भी माफ किए, टैक्स में भी मदद होती थी। उस तरह से यहाँ का कारोबार बहुत बड़ा, आपका ये शहर फूला फला आगे बढ़ा। आज स्थिति क्या है? आज हालात क्या है? जहां 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, निर्यात होता था यहां से, आज 2,000 करोड़ घट गया है। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। पश्चिमी यूपी से 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के हाथ मिलाने के बाद बीजेपी की चुनौती बढ़ गई लगती है। इधर प्रियंका गांधी को यकीन है कि कांग्रेस की प्रतिज्ञा जनता को पसंद आएगी और पार्टी चुनावी जंग को त्रिकोणीय बनाने में कामयाब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब आज की सबसे चिंता करने वाली खबर, भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों कर्नाटक से हैं, हालांकि दोनों में से किसी में गंभीर लक्षण नहीं। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही भारत कोरोना के इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित 29वां देश बन गया है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक दोनों संक्रमित कर्नाटक में मिले हैं और उनमें कोई गंभीर लक्षण नहीं है। उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है, दूसरा केस 46 साल के एक मेल है। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है,
ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन के भारत में 2 मामलों में एक 66 वर्षीय शख्स की दक्षिण अफ्रीका की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वहीं दूसरा हेल्थ केयर वर्कर है और जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसकी उम्र 46 साल है। 2 में से एक शख्स को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लग चुके हैं। हालांकि दुनिया में इस वेरिएंट के अब तक जितने मामले आए हैं उनमें से किसी भी संक्रमित शख्स में कोई गंभीर लक्षण नहीं है, लिहाजा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सजग रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नॉनस्टॉप 9 में आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।